बच्चों, आपका स्वागत है कड़ारी फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों डी फार्मा चैप्टर 2 के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन आखिरकार क्या होता है। एसिड बेस टाइट्रेशन की हम डिटेल में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि एसिड बेस क्या होता है, उसी के साथ साथ एसिड बेस टाइट्रेशन भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आज। बच्चों, देखते हैं हम कि एसिड बेस टाइट्रेशन आखिरकार होता क्या है। आज पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। बताओ, एसिड बेस टाइट्रेशन आर द टाइट्रेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों, बात करें कि एसिड बेस टाइट्रेशन ऐसा टाइट्रेशन होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, आगे हम बात करेंगे। बिटवीन एन एसिड एंड बेस यूजिंग ए सुटेबल एसिड बेस इंडिकेटर टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। बात करें बच्चों अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस टाइट्रेशन, वह टाइट्रेशन होते हैं जो अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस के बीच होने वाली उदासीनीकरण विक्रिया पर आधारित होता है, जिसमें उपयुक्त सूचक की सहायता से अंत बिंदु का निर्धारण किया जाता है। तो बच्चों, जिससे एंड पॉइंट डिटेक्ट किया जाता है यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने का पता लगाया जाता है इंडिकेटर के द्वारा। बच्चों, बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आखिरकार होती क्या है। तो बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और बनाता है सोल्ट एंड वाटर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं नमक यानी कि सोल्ट और पानी। आगे बात करें बच्चों, कटारिया फार्मेसी लाइन जो कि बहुत ही शानदार लाइन है बच्चों, मैंने आपके लिए लिखी है। इस लाइन से आपको कंप्लीटली एसिड बेस टाइट्रेशन समझ में आ जाएगा। बात करें जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सोल्ट और वाटर बनता है, उस प्रोसेस पर बेस टाइट्रेशन को एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। बच्चों, काफी आसान लाइन है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन से सोल्ट और वाटर बने तो उस प्रोसेस को और बेस टाइट्रेशन को यानी उस प्रोसेस पर बेस टाइट्रेशन को हम एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो और हमारे साथ जुड़ने के लिए या तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारी एप्लीकेशन भी आप विजिट कर सकते हो। बच्चों, आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। अब बात करें एसिड बेस टाइट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं यानी कि किस किस प्रकार की हो सकती है। पहली बात करें बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि एसिड टाइट्रेशन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को आपस में टाइट्रेट करने पे क्या होता है। बात करें बच्चों, एग्जांपल हो गया HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस हो गया हमारा। बात करें HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू, ये Na जुड़ जाएगा बच्चों Cl से और H ये बन जाएगा, H जाके जुड़ जाएगा OH से, बाद ये बन जाएगा वाटर। एक बन जाएगा नमक, एक बन जाएगा पानी यानी कि नमक और पानी का निर्माण हो जाएगा यानी कि फॉर्मेशन हो जाएगी। बच्चों, सुटेबल इंडिकेटर्स यूज लेते हैं हम इसमें यानी कि जो इंडिकेट करते हैं कि हर रिएक्शन पूरी हो चुकी है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम रिएक्शन करवाएंगे यानी कि जब हमारा नमक बनेगा और पानी बनेगा उससे, तो उसको इंडिकेट करने के लिए यानी कि बाहर से फिजिकल दिखने के लिए कि हाँ ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे रिएक्शन पूरी हो गई, सुटेबल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। उनमें आता है पहला फिनोल्फ्थालीन, दूसरा आता है मेथाइल ऑरेंज। तो बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कराए तो इंडिकेटर्स हमने यूज लेने होते हैं, पहला फिनोल्फ्थालीन, दूसरा मेथाइल ऑरेंज। आगे बात करते हैं बच्चों, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिनोल्फ्थालीन कौन से रंग से कौन से रंग में बदलता है और मेथाइल ऑरेंज कौन से रंग से कौन से रंग में बदलता है यानी कि उसका परिवर्तन कैसा होता है जैसे हमारी जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बच्चों, अब बात करते हैं दूसरे की। पहला हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया HCl और वीक बेस का एग्जांपल हो गया NH4OH। बात करें बच्चों नेचर ऑफ एंड पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट एसिडिक रेंज में आता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और वीक बेस हो गया तो जो रिजल्ट आएगा वो एसिडिक रेंज में आएगा। ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग होगा उस रेंज में ज्यादा आएगा। तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एक तरीके से, जो एंड पॉइंट रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा यानी कि ना तो एसिडिक रहेगा ना बेस रहेगा, यानी पीएच स्केल में 7 रहेगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसमें सुटेबल इंडिकेटर यूज होता है हमारा मेथाइल ऑरेंज। उसमें फिनोल्फ्थालीन भी था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, इसमें ओनली मेथाइल ऑरेंज यूज होता है। और बच्चों, बात करें रीजन की, बात करते हैं बच्चों कटारे फार्मेसी लाइन, काफी आसान लाइन मैंने आपके लिए लिखी है। वीक बेस होने की वजह से सॉल्यूशन थोड़ा
एसिडिक हो जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, काफी आसान है। इससे आसान बच्चों कहीं नहीं मिलेगा आपको। बात करें एग्जाम की ट्रिक, अगर मान लीजिए आप भूल जाते हो, एग्जाम में आपको समझ में नहीं आता, तो कैसे याद रखे उसे? बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की अगर रिएक्शन करवाएंगे तो एसिडिक तो एंड पॉइंट रहने वाला है और उसमें यूज होगा मेथाइल ऑरेंज। ऑरेंज से याद रख लो बच्चों, मेथाइल ऑरेंज। यानी बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो एसिडिक जो रेंज आएगा, एंड पॉइंट आएगा, एसिडिक आएगा और उसमें इंडिकेटर कौन सा यूज होगा? मेथाइल ऑरेंज। बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो मेथाइल ऑरेंज आ जाएगा, एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो आ जाएगा हमारा फिनोप्थिलीन और मेथाइल ऑरेंज, यानी मेथाइल ऑरेंज दोनों के लिए कॉमन है। बात करते हैं बच्चों, एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया हमने, बात करते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, यानी बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया और एसिड को हमने वीक कर दिया। अब बात करें बच्चों, हमारा वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें NaOH और वीक एसिड की बात करें एसिटिक एसिड। बात करें इसका नेचर ऑफ एंड पॉइंट क्या होगा? एल्कलाइन रेंज आएगी, आई मीन बच्चों आपको समझ में आया होगा, बेसिक रेंज आएगी। उसमें एसिडिक रेंज थी, इसमें बेसिक आएगी। बेसिक को एल्कलाइन बोलते हैं बच्चों। बात करें बच्चों आगे, सुटेबल इंडिकेटर्स, इसमें यूज होता है फिनोप्थिलीन। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड था तो मेथाइल ऑरेंज, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा तो फिनोप्थिलीन होगा, और अगर दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिनोप्थिलीन और मेथाइल ऑरेंज दोनों आएंगे। आगे बात करें बच्चों रीजन की, अगर एक लाइन में बात करें हम, स्ट्रॉन्ग बेस के एक्सेस होने की वजह से सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाता है। ऑब्वियसली अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता तो होगा एल्कलाइन हो जाएगा, यानी अगर बेस अगर स्ट्रॉन्ग होता होगा तो हमारा जो एंड पॉइंट आएगा वो बेसिक नेचर में आएगा, यानी कि जो सॉल्यूशन आएगा वो बेसिक होगा। आगे बात करें बच्चों हम वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। बच्चों हमने पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके बाद में पढ़ा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, उसके बाद में पढ़ा हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। बात करेंगे हम बच्चों, एसिड भी वीक होगा और बेस भी वीक होगा। अगर हम वीक एसिड और वीक बेस यानी कि दोनों अगर वीक होंगे, उनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? तो बच्चों एग्जांपल की बात करते हैं, वीक एसिड का एग्जांपल है एसिटिक एसिड और वीक बेस का है NH4OH। अब बात करें बच्चों नेचर ऑफ एंड पॉइंट की, यानी कि जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा वो कौन से नेचर का होगा, एसिडिक होगा या बेस होगा, वो भी बच्चों क्लियर नहीं होता। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। क्लियर क्यों नहीं होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों हमारा एसिडिक भी वीक होता है, यानी कि एसिड भी वीक होता है और बेस भी वीक होता है, यानी कि रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं हो पाती, ना तो एसिडिक नेचर हो पाता है ना बेसिक नेचर हो पाता है। जो हमारा यहाँ पे डोमिनेंट होता है उस साइड का नेचर एंड पॉइंट दिखाता है, यानी कि एंड पॉइंट उस रेंज में आता है। लेकिन इसमें दोनों ही वीक है, दोनों ही क्लियर नहीं है कि कौन सा हमारा नेचर होगा, कौन सा हमारा एंड पॉइंट होगा, ये फिक्स नहीं होता। आगे बात करें इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स भी सुटेबल नहीं होते, यानी कि इंडिकेटर्स कौन सा यूज ले हम यहाँ पे, फिनोप्थिलीन यूज नहीं ले सकते, ना ही हमारा मेथाइल ऑरेंज या फिर दूसरा कोई इंडिकेटर यूज नहीं ले होते, क्योंकि वो भी फिक्स नहीं होता। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कौन सी रेंज वाला इंडिकेटर ले, दोनों वीक है, तो हमें फिक्स नहीं होता कि इंडिकेटर्स कौन सी रेंज वाले ले। इंडिकेटर्स बच्चों रेंज के हिसाब से यूज किए जाते हैं, यानी कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि 11 से 12 की रेंज वाले होते हैं, कुछ होते हैं 3 से 4 के, यानी बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ एल्कलाइन इंडिकेटर्स होते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों उनकी कटारिया फार्मेसी लाइन बताता हूँ बच्चों, जो कि काफी आसान लाइन है। इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन कैसे क्या होती है। तो बच्चों वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन रेयरली यूज होता है बिकॉज इंडिकेटर्स प्रॉपर कलर चेंज नहीं करते। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि इंडिकेटर्स का कलर चेंज ही नहीं हो पाता। इंडिकेटर्स एक फिक्स रेंज के होते हैं बच्चों, एंड पॉइंट तक अगर रिएक्शन ही नहीं जाएगी तो वो कलर चेंज कैसे करेगा? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें एसिड बेस इंडिकेटर्स विद पीएच रेंज। पीएच रेंज के हिसाब से बच्चों एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात करते हैं हम। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर ओवर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज, यानी कि स्पेसिफिक पीएच रेंज पे कलर चेंज करने वाले सब्सटेंसेस को एसिड बेस इंडिकेटर्स कहा जाता है। बात करें बच्चों अम्ल या क्षार, यानी कि एसिड और बेस सूचक वे पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट पीएच सीमा पे अपना रंग बदलते हैं, यानी कि एक फिक्स जो सीमा होती है, पीएच रेंज होती है, उस पे ही अपना कलर बदलते हैं। अब बात करें बच्चों डिटेल में इनकी इंडिकेटर्स, एक साइड में बच्चों नीचे टेबल है, उसमें एक साइड है इंडिकेटर्स और एक साइड है पीएच रेंज और एक साइड है कलर चेंज, यानी कि कौन सा एक इंडिकेटर, यानी कि इधर इधर आप दिख रहा है, आपको इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे इस लाइन में, ये है इंडिकेटर्स
और ये है इनकी पीएच रेंज जिसके अंदर ये कलर चेंज शो करते हैं और ये है इनके कलर्स यानी कि कौन सा कलर बदलते हैं। अब बात करें बच्चों फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एसिडिक होता है, हाई एसिडिक में शो करता है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और एसिडिक एंड पॉइंट आएगा तो फिनोफ्थलीन का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम फिनोफ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज दोनों का यूज ले रहे थे और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में भी फिनोफ्थलीन का ही यूज आ रहा था। जिस इस हिसाब से बच्चों फिनोफ्थलीन होता है कलरलेस और जैसे ही मान लीजिए कि पीएच रेंज जो सॉल्यूशन होता है एसिड बेस की रिएक्शन करने के बाद टाइट्रेशन कराने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसकी रेंज अगर 8 से 10 के बीच में हो यानी 8.2 से 10 के बीच में आ रही है तो वो कलर चेंज कर लेगा पिंक यानी कि उसका कलर लेस होता है, वो कोई कलर का नहीं होता फिनोफ्थलीन लेकिन वो कलर शो कर देता है पिंक और वो पिंक इंडिकेट करता है कि हाँ रिएक्शन पूरी हो चुकी है। तो आगे बात करें मेथाइल ऑरेंज की। मेथाइल ऑरेंज बच्चों बेसिक होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में मेथाइल ऑरेंज का यूज हो रहा था। इसकी पीएच रेंज होती है 3.1 से 4.4। ये बच्चों लाल कलर का होता है यानी कि रेड कलर का होता है और ये पीले कलर में बदल जाता है यानी कि येलो कलर चेंज दिखाता है एंड पॉइंट पे। आगे बात करें बच्चों हमारा अगला इंडिकेटर की वो है ब्रोमोथायोमोल यानी कि ब्रोमोथायोमोल ब्लू जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं ब्रोमोथायोमोल ब्लू। उसकी रेंज होती है बच्चों 6 से लेके 7.6 तक यानी कि ये मिड रेंज आती है और इसका कलर होता है येलो और ये चेंज हो जाता है ब्लू में। और हमारा अगला जो लास्ट इंडिकेटर है वो है बच्चों लिटमस जिसकी रेंज होती है 4.5 से 8.3। बच्चों ये भी एक मिड रेंज वाला ही है यानी कि ये मिड रेंज में यूज होने वाले इंडिकेटर्स है दोनों प्रोमोथायोमोल ब्लू लिटमस। तो बच्चों लिटमस होता है रेड चेंज इनटू ब्लू। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम इंडिकेटर सिलेक्शन रूल की। इंडिकेटर का पीएच रेंज हमेशा एंड पॉइंट के पीएच रेंज के आसपास होना चाहिए। देखो बच्चों आपको समझ में आया होगा इस लाइन का मतलब क्या है जो कि मैंने आपके लिए लिखी है यहाँ पे। बच्चों इंडिकेटर का पीएच रेंज यानी जैसे मान लीजिए कि फिनोफ्थलीन आप यूज कर रहे हो इसका पीएच रेंज जैसे 8 से 10 है हमेशा एंड पॉइंट के पीएच के आसपास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो एंड पॉइंट आ रहा है यानी कि जो पीएच रेंज आ रही है उस सॉल्यूशन की वो अगर 9 आ रही है तो हम फिनोफ्थलीन यूज करेंगे। समझ रहे हो? आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम रिक्वायरमेंट्स की यानी कि कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है एसिड बेस टाइट्रेशन के दौरान। तो बच्चों बात करें रिएक्शन कैसी होनी चाहिए। रिएक्शन शुड बी सिंपल फास्ट और स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब हो गया बच्चों जैसे कि मान लीजिए कि हमने एसिड का 1 मोल लिया और बेस का 1 मोल लिया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी फिक्स रेंज में ही होना चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों स्टैंडर्ड सॉल्यूशन शुड बी एक्यूरेट यानी कि जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब हो गया कि बच्चों प्रॉपर वेट होना चाहिए उसका और करेक्ट डाइल्यूशन होना चाहिए कि यानी कि डाइल्यूट ना तो ज्यादा हो ना कम हो, एक फिक्स रेंज में डाइल्यूशन होना चाहिए और वेटिंग के साथ यानी प्रॉपर वेट करके उसे यूज ले। आगे बात करें बच्चों करेक्ट इंडिकेटर सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और आप यूज कर रहे हो मेथाइल ऑरेंज यानी कि वीक इंडिकेटर यूज कर रहे हो बेस वाला इंडिकेटर यूज कर रहे हो जिसकी रेंज बहुत कम होती है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, ये भी गलत है बच्चों। प्रॉपर इंडिकेटर का यूज करना चाहिए एंड पॉइंट के हिसाब से यानी कि एंड पॉइंट का जो पीएच होता है उसके अकॉर्डिंग। आगे बात करें बच्चों प्रॉपर टाइट्रेशन टेक्निक्स की यानी कि कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि प्रॉपर टाइट्रेशन के लिए यूज की जाती है यानी कि प्यूरेट और पिपेट का प्रॉपर वॉशिंग यानी कि मान लीजिए कि प्यूरेट और पिपेट को आप कंप्लीट प्योर वॉश करो उसके बाद में टाइट्रेशन करो। एयर बबल्स को अवॉइड करना और पैरालैक्स एरर से बचना। बच्चों पैरालैक्स एरर का मतलब हो गया रीडिंग आई लेवल पर लेना। इसका मतलब बच्चों पैरालैक्स एरर से रिलेटेड है रीडिंग आई एरर रीडिंग आई लेवल पे। बच्चों मान लीजिए पैरालैक्स एरर में समझाता हूँ आपको क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि कोई पेंसिल है, एक पेंसिल है, आप उसे स्केल से मेजर कर रहे हो, आप उसे स्केल से मेजर कर रहे हो। आप जैसे मान लीजिए ऐसे देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देख रहे हो, तो आपको फिक्स दिख रहा है 20.1 mm। समझ रहे हो? 20 सेंटीमीटर और 1 mm हो गया। मान लीजिए कि आप उसे ऊपर से देखोगे, तो वो मेजरमेंट गलत आ जाएगा और नीचे से देखोगे तो वो मेजरमेंट गलत आ जाएगा और यानी कि mm मिस्टेक हो सकती है, ये एरर नहीं करना अपन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो और बेहतर करने के लिए आप सुझाव दे सकते हो। अगर आपको और भी कुछ इजी लैंग्वेज में समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो। बच्चों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कटारी फार्मेसी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको और हमारे एप्लीकेशन आप विजिट कर सकते हो बच्चों कंप्लीट पीडीएफ नोट्स के लिए और कंप्लीट लेक्चर्स के लिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।